हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट होता है बीआरओ में, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका जो मेडिकल क्राइटेरिया, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी रहता है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। मुझे मेरे पिछले वीडियो मैंने जो डाला था एसएससी जूनियर इंजीनियर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, वहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट आया है कि बीआरओ के ऊपर वीडियो बनाई जाए, इसलिए मैं ये वीडियो आप सबके लिए बनाने जा रहा हूँ। तो पहले ही बोलना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि आपको यूट्यूब में कहीं इतना अच्छा बीआरओ के ऊपर, मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर वीडियो नहीं मिलेगा। मैंने हर एक बीमारी को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैंने फ़ोटो भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है कुछ बीमारी को, और जो है आपका यहाँ पर आपका किस बीमारी में आपका परमानेंटली रिजेक्शन मिलेगा, किस बीमारी में आपको टेम्पररी रिजेक्शन मिलेगा, पूरा चीज़ जो है मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल में जो भी नया वीडियो आए उसका हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर तीन टेस्ट, आपका तीन क्राइटेरिया देखा जाता है। फर्स्ट आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है। आपको अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका बीआरओ में, तब आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए पहले बुलाया जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जब क्राइटेरिया ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आर प्लेस्ड एज शेड्यूल ऑन, मतलब शेड्यूल ऑन में आपका क्राइटेरिया दिया गया है। तो शेड्यूल ऑन को हम लोग देखेंगे उसमें क्या कहा गया है। तो चलिए देखते हैं शेड्यूल ऑन। यहाँ पर देख सकते हैं शेड्यूल ऑन, जो कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में कहा गया है। आपको एक्टिविटी जो रहेगा 1 माइल रन, मतलब एक माइल आपको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। 1.6 किलोमीटर होता है, जो कि आपको 10 मिनट के अंदर ही आपको भागना पड़ेगा। तो आपका मैक्सिमम मार्क्स जो कहा गया है यहाँ पर, मतलब सिर्फ पासिंग होगा आपको 10 मिनट के अंदर 1 माइल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अगर 10 मिनट से कम, जैसे 5 मिनट में हो गया, 6 मिनट में हो गया, आपने अगर कंप्लीट कर लिया है तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही आपको पूरा जो 1 माइल है आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर और एक बात कहा गया है, कैंडिडेट क्वालिफाइंग थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल हैव टू मैंडेटरी पास द टेस्ट, मतलब जो भी एसएससी से आपका पास करते हैं और बीआरओ में जाना चाहते हैं तो उनको ये टेस्ट जो है आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए क्या कहा गया है, देखिए, रीजन वाइज रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल फॉर रिक्वायरमेंट इन ग्रीप का जो फुल फॉर्म होता है आपका जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है, जो बीआरओ के अंदर आता है। और इसका जो डिटेल्स है वो शेड्यूल 2 में दिया गया है। तो चलिए हम लोग शेड्यूल 2 को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजन वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका दिया गया है। आपको इंडिया को जोन वाइज आपको डिवाइड किया गया है। यहाँ पर जैसे वेस्टर्न हिमालय में आता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हो गया, जो हिली एरिया है वो सब यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा आप कौन सी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, उसके हिसाब से जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर चार्ट में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्टर्न जोन दिया गया है, वेस्टर्न प्लेन रीजन दिया गया है। तो सबके लिए यहाँ पर देखिए जो मिनिमम हाइट है वो 158 सेंटीमीटर दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। सब में इतना होता है, नॉर्मली होता है, क्योंकि आर्मी वगैरह के लिए तो 168 मांगता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा में नहीं पाया जाता है। लेकिन ये तो नॉर्मल हाइट होता है, सब में ये होगा। इसके लिए आपको डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखते हैं, अब जो चेस्ट है, चेस्ट को देखेंगे। चेस्ट क्राइटेरिया कहा गया है यहाँ पर मिनिमम जो है आपका 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपको एक्सपेंस करना चाहिए, मतलब आपका चेस्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड होना चाहिए। आपका मिनिमम वेट जो है 47.5 kg आपका दिया गया है, जो कि बहुत नॉर्मल है, सब में इतना आता है। तो बाकी रीजन वाइज आप देख लीजिएगा, किसी में 50 kg भी है, किसी में आपका
47.5 kg भी है, तो आप आपके जोन के वाइज आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ जो है आपको जानना जरूरी है, रिलैक्सेशन। अगर आपका पापा जो है वो अगर ग्रेप्स में अगर या बीआरओ में अगर काम कर चुका है या अभी काम करते हैं तो उन लोगों के लिए कुछ रिलैक्सेशन है जो यहाँ पर दिखाया गया है। 2 सेंटीमीटर आपको हाइट में मिलेगा, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में और 2 kg आपका वेट में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे, अब देखेंगे मेडिकल क्राइटेरिया। तो अगर ये 2 एग्ज़ाम आप पहले क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही आपको मेडिकल के लिए आपको भेजा जाएगा। जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल एग्जामिनेशन 2 पॉइंट अलग अलग दिया गया है, दोनों पॉइंट को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शेड्यूल 3 में इसका जो पूरा डिटेल्स है शेड्यूल 3 में दिया गया है। तो चलिए शेड्यूल 3 को हम लोग देखते हैं, शेड्यूल 3 में क्या कहा गया है। तो चलिए शेड्यूल 3 यहाँ पर आ गए हैं हम लोग। शेड्यूल 3 में यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ रिक्रूटमेंट और फॉर ग्रीफ में पूरा डिटेल्स में दिया गया है। जो जनरल में यहाँ पर कहा गया है कि किस लिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो है चेक किया जाता है, क्योंकि जो ड्यूटी वगैरह होता है आपका, जो पोस्टिंग वगैरह है आपका, जो बॉडी का कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये लोग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर जनरल एग्जामिनेशन में कुछ कहा गया है, क्या क्या चीज़ जो है आपको जानना जरूरी है, कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर इस लाइन में देख सकते हैं, इट इज़ नॉट सफिशिएंट दैट द क्लोथिंग ऑफ बी ओनली पार्शियली रिमूव्ड एंड अंडरवेयर मे बी परमिटेड एक्सेप्ट व्हेन द एग्जामिनेशन इज बीइंग कैरिड आउट इन्वॉल्विंग प्राइवेट पार्ट्स। मतलब आपका जब बॉडी का जो चेकअप होगा पूरा बॉडी का, जब प्राइवेट पार्ट्स को छोड़ के बाकी जो पार्ट्स का जो आपका बॉडी का एग्जामिनेशन होता है, तब आपको सिर्फ एक अंडरवेयर में रखा जाएगा, उसके बाद ही आपका पूरा जो बॉडी का एग्जामिनेशन हो वो किया जाएगा। दूसरी लाइन में कहा गया है, अगर आप ये सब नहीं करने देते हैं या आप परमिशन नहीं देते हैं उन लोगों को ये सब करने के लिए, तो ही विल बी रिजेक्टेड, मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं और एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर जो टैटूज़ वगैरह है वो क्या अलाउड है या नहीं है। तो ज़्यादा इंजीनियर के तो टैटू वगैरह लगाता है, तो उनके लिए इसलिए जो है बीआरओ ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स। मतलब आपका जो है हाथ और पैर में आपका जो है आपका टैटूज जो है अलाउड है। डैट इज़ फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट, मतलब एल्बो से लेके रिस्ट तक अगर आपका जो है टैटू रहेगा तो वो अलाउड करेगा। लेकिन और एक बात आपका सेकेंड लाइन में कहा गया है, हाउएवर इन केस एब्सेंस वुल्गर और ऑब्जेक्शनेबल टैटूज़, मतलब जो ऑब्जेक्शन होता है जिस टैटूज़ में जो सब आप में होना नहीं चाहिए, वो सब अगर आप में रहेगा तो द डीडीजी और कमांडर ऑफ ग्रेफ सेंटर विल टेक फाइनल डिसीजन ऑन एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल क्राइटेरिया। आपका उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो लोग आपको लेंगे या नहीं लेंगे। तो जिन लोगों में टैटू है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर हाथ में है तो ठीक है, लेकिन बाकी अगर पोर्शन में है जैसे चेस्ट वगैरह या बैक साइड में हो गया, तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर हो सके, पॉसिबल हो सके तो आप लोग रिमूव कर दीजिएगा, और नहीं तो हाथ में है तो कोई डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए अब देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे मैंने पूरा यहाँ पर मेंशन किया है कि पूरा चीज़ जब बताऊँगा तो बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल्स गवर्नर मेडिकल इंस्पेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन ग्रेफ, प्रिंसिपल पॉइंट इन मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब जो मुख्य पॉइंट है, मतलब मेन जो पॉइंट है आपका, जो जिसमें ध्यान दिया जाता है, वो सब पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। तो पहले हम देखेंगे पॉइंट बी को, that his bearing is good and that there is no sign of disease of ear, nose and throat। मतलब आपका नाक, कान, गला में कोई भी डिजीज़ नहीं होना चाहिए, आपका सब कुछ ठीक होना चाहिए, ये सब आपका देखा जाएगा ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। सेकंड जो देखा जाएगा आपका पॉइंट सी में आप देख सकते हैं, that his vision with either eye इज़ अप टू द रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड। जो आई के स्टैंडर्ड है मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपका आँख जो है वो होना चाहिए। और यहाँ पर मूवमेंट ऑफ आई बॉल शैल बी फुल एंड फ्री, मतलब मूवमेंट ऑफ आई बॉल जो होता है आपका, वो आपका ठीक ठाक होना चाहिए। आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका डी, जो आपका डेट हिज स्पीच इज विदाउट इम्पेंडिमेंट, मतलब आपका स्पीच जो है वो क्लियर होना चाहिए। डेट ही हैज़ नो ग्लैंडुलर स्वेलिंग, मतलब आपका गला में जो आपका स्वेलिंग वगैरह होता है तो वो सब आप में नहीं होना चाहिए, तो वो सब भी आपका एग्जामिनेशन के टाइम देखा जाएगा।
पॉइंट एफ में कहा गया है दैट हिज चेस्ट इज वेल फॉर्म, आपका चेस्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए, एंड दैट हिज हार्ट एंड लंग्स आर साउंड, मतलब हार्ट और लंग्स जो है वो ठीक होना चाहिए, ये सब भी देखा जाएगा। जी पॉइंट में कहा गया दैट हिज लिम्स आर वेल फॉर्म्ड एंड फुल्ली डेवलप्ड, आपका हाथ और पेट जो है वो अच्छे से फॉर्म्ड होना चाहिए, आपका कर्व वगैरह या कोई स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब जो हड्डी है वो स्ट्रेट होना चाहिए, कोई भी आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही कहा गया है आपका डेट देयर इज़ फ्री एंड परफेक्ट एक्शन ऑफ ऑल द जॉइंट, जो जॉइंट होता है हाथ पैर की या बॉडी की बाकी जो जॉइंट होते हैं वो सब आपका परफेक्टली एक्शन करना चाहिए, परफेक्टली मूवमेंट वगैरह होना चाहिए, वो सब भी आपका टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद कहा गया है डेट हिज फीट एंड टोज आर वेल फॉर्म, आपका फीट जो होता है, टोज जो होता है वो आपका अच्छे से फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका यूरिनरी जो इन्फेक्शन वगैरह होता है वो सब भी टेस्ट किया जाएगा, और आपका दांत में भी अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो वो भी आपका टेस्ट किया जाएगा, तो वो सब भी आप देख लीजिएगा। तो ये क्या क्या चीज़ टेस्ट किया जाएगा यहाँ पर ये मैंने कहा, लेकिन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको जो है किस में आपको जो है डिस्क्वालीफाई होने का चांस है, जो परमानेंट आपका रिजेक्शन है वो सब अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राउंड फॉर परमानेंट रिजेक्शन, मतलब परमानेंट रिजेक्शन आप किस किस चीज़ में आपको किया जाएगा। फर्स्ट जो आता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बी पॉइंट को मैं दिखाऊंगा, बी पॉइंट एबनॉर्मल गेट, एबनॉर्मल गेट में जो आता है जो चलने फिरने में आपको दिक्कत करता है, आपका जो जॉइंट वगैरह होता है हाथ पैर का, उसमें अगर गिट जैसा कुछ बन जाता है, आपका स्वेलिंग वगैरह हो जाता है तो आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सब अगर आप में है तो आपको परमानेंटली रिजेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एबनॉर्मल पोस्चर, मतलब आपका जो खड़े होने का आपका कैपेबिलिटी है, आप कैसे खड़े होते हैं, आपका जो बैकबोन है वो सही है नहीं है, ये सब चेक किया जाएगा। अगर उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे तो वो आपको परमानेंट रिजेक्शन कर देता है। तो यहाँ पर कुछ डिजीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जैसे काइपोसिस हो गया, जो आप स्किन में भी देख सकते हैं। अगर आपका जो है सर जो होता है वो सामने की तरफ झुक जाता है और आपका बैकबोन और रिब्स का जो हड्डी होता है वो आपको पीछे की तरफ रहता है और थोड़ा सा जो है कर्व बन जाता है, कि आपको स्ट्रेट होना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कर्व बन जाता है। उसके बाद जो हो गया आपका लोडोसिस आपका काइकोसिस का ही आपका ऑपोजिट होता है, सेम टू सेम। आपका जो मैंने कहा कि आपका आप स्किन में भी देख सकते हैं, मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, सेम टू सेम होता है कि आपका सर जो है वो आपका पीछे हो जाता है और आपका जो चेस्ट है वो आगे की तरफ आ जाता है। तो ये गया लोडोसिस। और अब आता है स्कोलायोसिस, जो कि आपका बैकबोन जो है वो अगर आपका कर्व फॉर्म में हो जाता है, आप स्किन में आप उसका फोटो भी देख सकते हैं, ऐसा अगर है आप में तो आपको परमानेंटली रिजेक्शन किया जाता है, क्योंकि ये सब जो बीमारी है ये ठीक होने का कोई चांस नहीं होता है, इसलिए आपको परमानेंटली रिजेक्शन किया जाता है। उसके बाद जो पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे हम लोग, आपका जो चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे यहाँ पर जॉइंट के लिए मैं कहूँगा नॉक नी करके एक बीमारी आता है, बो लेग हो गया, फ्लैट फीट हो गया। नॉक नी का पिक्चर आप शायद स्क्रीन में आप देख सकते हैं, स्क्रीन में आप देख लीजिएगा कि नॉक नी इसको कहा जाता है, जो आपका आप जब खड़े होते हैं तो आपका पैर ऐसे हो जाता है। अब आते हैं बो लेग में भी सेम प्रॉब्लम आता है, आपका देख सकते हैं स्क्रीन में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फ्लैट फीट आपका जो फ्लैट फीट होता है आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, आप उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आप में है या नहीं है। तो अगर ये सब आपका बीमारी आप में होगा तो आपको परमानेंटली रिजेक्शन किया जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफनेस, अगर जो आपका सुनने में प्रॉब्लम होता है तब आपको परमानेंटली रिजेक्शन किया जाता है। आपका प्रोनाउंसिएशन जो होता है आपका, वो भी अगर आपका ठीक ठाक ना हो तो आपको रिजेक्शन किया जाएगा। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है तो वो अगर आप में है तो वो भी आपको परमानेंटली आपको रिजेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आते हैं कॉजेस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। आपका जो कलर ब्लाइंडनेस अगर आप में है तो एसएससी जूनियर इंजीनियर में सिर्फ CPWD अलाउ करता है, बाकी कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है एसएससी जूनियर इंजीनियर में जो आपको कलर ब्लाइंडनेस को अलाउ करता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, आप ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले आप ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कहा गया है पॉइंट एन देखेंगे हम लोग, परफोरेशन ऑफ थीम्पेनिक मेम्ब्रेन। थोड़ा बहुत मेरा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है क्योंकि ये मेडिकल टर्म है, तो आप थोड़ा बहुत कॉन्सिडर कर लीजिएगा। तो ये एक एयर डिजीज़ है जो कि कान में आपका होता है। उसके बाद जो है पॉइंट ओ भी आपका जो है कॉर्निक सैचुरेटिव ओटिटिस मीडिया, जो कि आपका ये भी एयर डिजीज़ है, ये भी आपका कान में होता है। अगर कान में आपके सुनने में या कान का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो अगर आपको लगता है तो एक बार आप मेडिकल में जाने से पहले आपके नज़दीकी कोई डॉक्टर से एक बार आप कंसल्ट कर लेना। लॉस ऑफ डीके ऑफ टीथ, जो आपका दांत में जो आपका डीके वगैरह होता है, अगर डेंटल पॉइंट लेस देन 14 रहेगा तो आपको रिजेक्शन किया जा सकता है। कॉर्निक्स लंग इन्फेक्शन, लंग्स में अगर इन्फेक्शन होगा आपका तो भी आपको रिजेक्शन किया जाएगा। उसके बाद जो आ रहा है कार्डिक मुरमुर और हाइपरटेंशन, जो कि आपका हाई बीपी होने से आपका होता है। बीपी अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है आपका 140/95 से अगर ज़्यादा है तो आपको रिजेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रॉस डिग्री मायोपिया, जो कि आंखों की बीमारी होते हैं। अगर आप में मायोपिया है तो आपको रिजेक्शन किया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं एंकलाइओसिस, जो कि आपका स्पॉन्डिलोलिसिस की एक भाग होती है। ये भी एक स्पॉन्डिलोलिसिस जैसी ही बीमारी है, तो ये भी आप में होगा तो आपको रिजेक्शन किया जाएगा। तो आपको मैंने परमानेंट रिजेक्शन जो है वो मैंने अच्छे से बता दिया है। अब देखेंगे ग्राउंड फॉर टेम्पोररी रिजेक्शन, जो कि टेम्पोररी रिजेक्शन में क्या क्या बीमारी जो है आप में अगर होगा तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहले पॉइंट ए है आपका टेरिजियम, जो है आपका आँख में जलन होने लगता है, जो कि समर टाइम या गर्मी के टाइम ज़्यादा होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं ये सब प्रॉब्लम होता है नॉर्मली, लेकिन ये सब अगर आप में है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको टेम्पोररी रिजेक्शन करते हैं। 1-2 महीने के लिए आपको बोलेगा कि आप लोग ट्रीटमेंट कराइए और उसके बाद फिर से रिमेडिकल के लिए आ जाना, एक टाइम दिया जाता है। उसके बाद पॉइंट बी जो है वो भी आपका सेम है, वो भी आंखों की एक बीमारी है, कॉन्जंक्टिविटिस, जो कि बैक्टीरिया के लिए होता है, लाल हो जाता है आपकी आँख। तो ये भी आपका जो आंखों की बीमारी है एक तरफ की। उसके बाद जो आता है डिफेक्टिव विजन, वो भी आपका आंखों की बीमारी है, जो कि आपका 6/6 इन बोथ आइज इज एक्सेप्टेबल, मतलब आपका जो आइज स्टैंडर्ड है वो अगर नहीं होगा तो ये डिजीज़ वगैरह आप में हो सकता है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं ट्रैकोमा ग्रेड 3, वो भी आपका आंखों का ही एक तरह का बीमारी है। तो आप देखेंगे पॉइंट ई को हम लोग, जो कि डेविएटेड नजल सिप्टम, मतलब आपका नाक का बीमारी है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने दिखाने की कोशिश किया है यहाँ पर एक फ़ोटो। तो अगर नाक का जो आपका बोन होता है वो अगर आपका स्ट्रेट ना होकर थोड़ा सा टेढ़ा हो या आपका थोड़ा सा कर्व जैसा हो, तब आपका ये बीमारी पाया जाता है। तो आपको इसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी आपको जो है टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं क्रॉनिक टॉन्सिलिटिस, जो कि आपका गला में या मुंह में होता है, टॉन्सिल वगैरह जो होता है, तो उसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ्यू डीके टीथ, आपका जो दांत है थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप ठीक करा लीजिएगा, तो आपका मेडिकल के टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ आपका स्किन डिजीज़ भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे टीनिया क्रूएसी जो है एक एक्जिमा, जो जिसका पिक्चर आप शायद स्क्रीन में आप देख पाएंगे, मैंने स्क्रीन में दिखाने की कोशिश किया है। तो ये सब जो है आपका स्किन डिजीज़ है। स्किन डिजीज़ आपके अगर ये सब है तो इसके लिए भी आपको टेम्पोररी रिजेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग आपका जो है हाइड्रोसेल हर्निया वेरिकोसेल, जो कि आपका सेक्सुअल बीमारी होता है। मैं यहाँ पर सब चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा, अगर आपको इसमें जानकारी नहीं है तो आप एक बार यूट्यूब में या गूगल में आप सर्च करके देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर गाइनाकोमास्टिया, जो कि आपका
मेन चेस्ट होता है आपका, जो बॉयज़ का जो चेस्ट होता है, तो उनके चेस्ट में अगर कोई गठन में कोई बीमारी है तो ये बीमारी होता है। तो मैं यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाने की कोशिश किया हूँ, तो आप देख लीजिए। ये सब अगर आप में है तो भी आपको टेम्पररी जो है आपको रिजेक्शन किया जाएगा, तो इसके लिए भी घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर सारा चीज़ जो है आपको बता दिया गया है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर और एक बात जो है आपको जानना जरूरी है, जो एक्सेप्टेबल कैंडिडेट विथ माइनर डिफेक्ट, जो माइनर डिफेक्ट है सेम चीज़ देखिए, माइल्ड फीट वगैरह जो है यहाँ पर फिर से डिस्कस किया गया है। जो चीज़ है, कुछ चीज़ जो है आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ कि आपको पूरा चीज़ जो है बता सकूँ। कि जो यहाँ पर कहा गया है इंटरमेलोलिक डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये सब क्या होता है वो एक डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे। तो ये सब चीज़ अगर आप में होंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे जो है बाकी जो आपका चीज़ है वो सब हम लोग देखेंगे, जो एग्जामिनेशन वगैरह होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये सब गया कि क्या क्या चीज़ आप में देखा जाएगा। अब मेडिकल एग्जामिनेशन और एंड मेडिकल टेस्ट, जो कि आपका HQDGBR में आपका कंडक्ट किया जाएगा। मतलब वो लोग जहाँ पर आपको बोलेंगे, ये दिल्ली में आपका हेड ऑफिस है, वहाँ पर ही आपको भेजा जाएगा। तो उसके हिसाब से वो लोग एक मेडिकल बोर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एक मेडिकल बोर्ड जो है आपका नॉमिनेट किया जाएगा। आफ्टर जो पहले जो बताया कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी या स्टैंडर्ड जो है वो अगर टेस्ट आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद ही आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। तो पहले आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं, आफ्टर डिटेल्स चेकिंग ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करेगा। उसके बाद ऑफिसर इंचार्ज जो है आपका एक ड्यूली एफेक्टेड विथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के ऊपर आपको एटस्टेट करके एक मेडिकल सर्टिफिकेट देके आपको भेजेगा एक मेडिकल बोर्ड में, जहाँ पर आपका जो है पूरा चेकिंग वगैरह होगा। तो उसके हिसाब से अगर आप में जो फिटनेस है, अगर फिटनेस आप में फिट हो गए तो आप सबमिट कर दीजिएगा आपका जो फिट सर्टिफिकेट है। नहीं तो अगर अनफिट किया जाएंगे तो उसके कुछ क्राइटेरिया वगैरह है, वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वेयर द मेडिकल ऑफिसर नीड्स द ओपिनियन ऑफ द स्पेशलिस्ट। मगर अगर आप में अगर कुछ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, जैसे आँख कान नाक में कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए जहाँ पर मेडिकल बोर्ड में आपका एग्जामिनेशन होगा वहाँ पर तो ज़्यादातर मशीन वगैरह नहीं रहेगा, ऐसे ही कुछ चेक वगैरह किया जाएगा। तो अगर ऐसे क्वालिफाई कर गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उन लोगों को लगता है कि आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, तो वो लोग आपको वहाँ पर भेजेगा, जो कि आपका मिलिट्री हॉस्पिटल हो गया या आर्मी हॉस्पिटल में आप लोगों को भेजेगा। OPT मतलब आपका जो हो गया आउट पेशेंट डोर डिपार्टमेंट, जो कि आपका आउटडोर या इमरजेंसी सेक्शन जो होता है, वहाँ पर आप लोगों को भेजेगा। वहाँ पर आप लोग आर्मी हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट जो है या एग्जामिनेशन जो है वहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, देखिए अगर मेडिकल पेपर जो है अगर आप फिट डिक्लेयर किए जाएंगे मेडिकल बोर्ड के द्वारा, तो आप उस दिन आप सेम डे आप सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो 5 दिन के अंदर ही आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो है, यहाँ पर कुछ कहा गया है टेम्पोररी अनफिट अगर आपको किया जाएगा तो आप चैलेंज कर सकते हैं विदिन 60 डे। आप फिर से बोल सकते हैं कि मेरा जो है मेडिकल टेस्ट जो हुआ है मुझे लगता है सही से नहीं हुआ है, मुझे लगता है फिर से आपको ठीक से जांच करना चाहिए। उसके लिए आप अपील कर सकते हैं, जो कि आपको 2 मंथ के अंदर ही करना पड़ता है। और उसके बाद आपको फिर से रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा 5 दिन के अंदर ही, और आपका जो है फिर से सेम प्रोसेस से आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह फिर से चेकिंग होगा। और अगर तब आपको अगर देखिए यहाँ पर इफ़ कैंडिडेट आर फाउंड फिट, अगर आपको पाया गया है तो आपका जो प्रोसेस है 6 मंथ के अंदर ही पूरा प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा। अगर फिर से अनफिट हो गए तो आपको फिर से टाइम दिया जाएगा, 1 महीना 2 महीना जो भी है आपको टाइम वो डॉक्टर के हिसाब से आपको दिया जाएगा कि इतना दिन आप रेस्ट कीजिए, उसके बाद या इलाज कराइए, उसके बाद आप फिर से मेडिकल के लिए आना। यहाँ पर कहा गया है जो आपका बिलो फिजिकल स्टैंडर्ड है, मतलब फिजिकल जैसे मैंने कहा कि हाइट या वेट हो गया, वो सब अगर आप में नहीं है तो उसके लिए भी आपका सेम प्रोसेस है, आपको टाइम दिया जाएगा। टाइम के हिसाब से आपका जो है फिर से आपका चेकिंग वगैरह होगा। परमानेंट जो अनफिट है उसके लिए भी क्राइटेरिया है, उसके लिए भी आप देखिए यहाँ पर अपील कर सकते हैं। राइट टू अपील अगेंस्ट आपका प्रेजेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विदिन
पीरियड ऑफ 60 डेज, मतलब 2 मंथ के अंदर ही आप फिर से अपील कर सकते हैं और फिर से सेम चीज़ होगा, आपका 5 डेज़ के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा, टेस्ट वगैरह फिर से हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, मेडिकल बोर्ड फिर से होगा, तो आप यहाँ पर भी अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर से अनफिट हो गए तो आपको परमानेंटली रिजेक्शन किया जाएगा और आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो विजुअल स्टैंडर्ड है जो कि सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो है इसी में है। तो विजुअल एक्यूटी जो है नॉट लेस दैन 6/12 ईच आइज, आपके दोनों आँख में 6/12 नहीं हो, उससे कम नहीं होना चाहिए, और राइट आइज में 6/6 से कम नहीं होना चाहिए और लेफ्ट आइज में 6/24 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 6/6 आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 6 आपको डिनोट करता है जो है 6 मीटर दूरी में आपको बिठाया जाएगा, और दूसरा 6 जो है आपका अल्फ़ाबेट का जो साइज होता है, साइज 6 मिलीमीटर होता है, तो उसके हिसाब से वो आप देख पाते हैं नहीं, वो सब आपका चेकिंग किया जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है, देखिए, जो आपका स्पेक्टेकल्स मतलब जो चश्मा हो गया वो आपका अलाउड है और परमिटेड ड्यूरिंग द विजुअल टेस्ट। आप जो अगर चश्मा पहनते हैं तो वो भी आपका परमिट है। और अगर आप चश्मा के बिना अगर आपको टेस्ट होता है तो सबसे जो ऑरेस्ट कंडीशन होता है, नॉट बी बिलो 6/60, 6/60 से आपका कम अगर होगा तो आपको 100% आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो आपका आँखों का जो स्टैंडर्ड है वो आप चेक कर लीजिएगा कि अगर आप चश्मा पहनते हैं तो उसके लिए भी आपको डरने की बात नहीं है। आप देख लीजिएगा आपका पावर का जो रेंज वगैरह है यहाँ पर दिया गया है, आप उसके हिसाब से काम कीजिएगा कि आप में वो कैपेबिलिटी है या नहीं है, तो आप देखिएगा। और इसके बाद मैं कहूँगा कि सर्जरी जो है, सर्जरी के बारे में भी बात करूँगा। आप के लिए यहाँ पर कहा गया है, एनी कैंडिडेट हु हैव रिसेंटली अंडरगोन एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल मतलब हो गया पेट वगैरह में अगर कुछ सर्जरी वगैरह हुआ, जैसे हर्निया हो गया, मसल्स डिफेक्ट हो गया, आपका किडनी वगैरह कुछ अगर सर्जरी हो गया, तब उसके लिए आपका जो है 1 साल के लिए अनफिट किया जाता है अगर रिसेंटली आपने सर्जरी किया है। हाउएवर आपका प्रोविजन ऑफ मेडिकल अपील आप फिर से अपील कर सकते हैं, जो कि 2 मंथ के अंदर ही करना पड़ता है और सेम प्रोसेस से आपका जो है सेम चीज़ किया जाएगा जैसे मैंने पहले आपको बताया। अब आते हैं मेडिकल फिटनेस, जो कि आपको यहाँ पर कुछ कहा गया है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि आप अगर मेडिकल फिट होते हैं, कैंडिडेट डिक्लेयर मेडिकली फिट बाय द मेडिकल बोर्ड, आपको फिर जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स जो ग्रेफ होता है ब्यूरो में, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट टू ऑल अदर क्राइटेरिया एंड हैव टू अंडरगो इनिशियल ट्रेनिंग एट ग्रेफ सेंटर दीघी कैंप पुणे 15, जो कि पुणे में आपका सेंटर है, पुणे में आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। आफ्टर कंप्लीट ऑफ ट्रेनिंग आपको जो कि है कहीं भी आपको पोस्टिंग दे सकता है, एनी वेयर इन इंडिया आप कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं। तो उसके लिए आप कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए। तो मुझे लगता है बीआरओ के लिए जितना भी क्राइटेरिया था, जो भी डिजीज़ वगैरह था, मैंने अच्छे से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया है, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना आपके दोस्तों में से, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो है आपके लिए और भी एसएससी रिलेटेड, एसएससी जूनियर इंजीनियर रिलेटेड न्यूज़ ला सकूं और आपके लिए वीडियो बना सकूं। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि आप लोग को मेरा जो वीडियो है तो आपको पसंद आ रहा है, मेरा जो न्यूज़ है वो आपके लिए बेनिफिट हो रहा है, तो उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को सब कुछ है जो क्लियर हो गया होगा। मैंने कल ही आपका एसएससी जूनियर इंजीनियर कट ऑफ के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल में से आप देख लीजिएगा। एसएससी सीपीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर सैलरी स्लिप के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए।